श्रीनगर की हलचल भरी वादियों से बहुत ऊपर है महादेव का पर्वत, जहां ऑक्सीजन कम हो जाती है और बादल भी शक्तिशाली हिमालय के आगे झुक जाते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि ये वही रास्ता है जहां से भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा गए थे और जहां पर उन्होंने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई। लेकिन 28 जुलाई 2025 की सुबह करीब 11 बजे इसी महादेव पर्वत ने देखी एक अलग ही उगलती हुई कहानी। उसके सामने फैली दाची गांव घने जंगल के अंदर लिखा गया एक नया अध्याय, इंसाफ का, सब्र का और एक जबरदस्त बदले का, जो कि दबे पांव आर्मी बूट्स में आया था, जिसका इंतजार हमारे सैनिक ही नहीं बल्कि दुख में डूबा हमारा पूरा देश 96 दिनों से कर रहा था। जब से पहलगांव जल उठा था, चिल्लाहटें गूंज उठी थी और झाड़ियों से निकली गोलियों ने परिवार उजाड़ दिए थे। अब दाची गांव जंगल के पेड़ों के नीचे 3 गुनहगार हैवान अपने ठिकानों पर चैन की नींद सो रहे थे। शायद वे जन्नत की हूरों के ख्वाबों में खोए हुए थे जो उन्हें जिहाद के बदले में मिलने वाली थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत असल में उनके सिरहाने ही बैठी थी। अप्रैल से जून 2025 पहलगांव के बाद जांच एजेंसियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 3000 घंटों तक सैकड़ों लोगों से पूछताछ करी, पीड़ितों के परिवारों से, टूरिस्टों से, पोनी चलाने वाले, लोकल फोटोग्राफर और गांव वालों से भी। इस मेहनत से सामने आए संदिग्ध आदमियों की शक्लें। पर बस इतना ही नहीं, फिर 2 हफ्तों के बाद भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मार गिराया और ले लिया बदला। ड्रोन की जंग छिड़ी और हमने उनके एयर बेस हिला दिए। लेकिन फिर भी असली सवाल अब भी हवा में था। पहलगांव के असली गुनहगार कहाँ गायब हो गए? फिर 2 हफ्ते बाद 22 मई को आया पहला पक्का सुराग। आईबी को मिली खबर कुछ आतंकवादियों के मूवमेंट की। फिर अफसरों ने ऊंचे बर्फीले रास्तों पर दिन रात पहरे दिए। छानबीन जारी रखी गई कई दिनों के लिए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर 22 जून को आखिरकार मेहनत रंग लाई और एनआईए ने 2 लोकल्स को पकड़ा, परवेज और बशीर जोथर, जिन्होंने सच उगल डाला और दिखाया कि किस पहाड़ पर बनाया गया था टेम्पररी शेल्टर जहां इन दोनों हरामियों ने पहलगांव हमले के बाद आतंकियों को पनाह दी थी। उनकी गवाह से ये पता चला कि सभी अनंतनाग के बैसरन से श्रीनगर के दाची गांव के बीच करीब 40 से 50 किलोमीटर के जंगल में छुप रहे थे। और श्रीनगर के इन बेशुमार जंगलों और ढलानों में सही लोकेशन ढूंढना मतलब घास के ढेर में सुई खोजना था दोस्तों। 14 दिन ऑपरेशन के। अब असली पोल खोल 11 जुलाई को हुआ, जब सेना ने पकड़ा एक चाइनीज सैटेलाइट फोन का सिग्नल जो कि सीधा दाची गांव नेशनल पार्क से आ रहा था। दोस्तों, आपको याद होगा, ऐसा ही एक फोन बिना इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के पहले भी इस्तेमाल हुआ था, पहलगांव हमले की प्लानिंग और अंजाम के वक्त अपने आकाओं से बात करने के लिए। और बस यहीं से चालू हुआ ऑपरेशन। आर्मी के 24 राष्ट्रीय राइफल्स, 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस, जेएंडके पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ से करीब 180 जवान मिलकर साथ आए। सभी जंगल में उतर पड़े, दाची गांव की ऊंची ढलानों और खतरनाक जंगलों के बीच खोजबीन करने के लिए। फिर 15 जुलाई को स्थानीय बकरवाल चरवाहे ने बताया कि 3 अजनबियों की आधी रात में चहलकदमी देखी गई थी, जो रात को आग जलाकर कुछ पका रहे थे। और इससे शक यकीन में बदल गया, यही थे हमारे निशाने। पर दोस्तों, सेना ने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि अपनाया एक नया तरीका जिसे कहते हैं स्टेप्ड डोमिनेंस। क्योंकि कम रोशनी वाले घने जंगल में सीधी गोलीबारी से टकराना मतलब अपने सिपाहियों की जान को खतरे में डालना था, तो सबसे पहले जंगलों के ऊपर ड्रोन के झुंड उड़ाए गए और हर हरकत पर नजर रखी गई। अब लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो सर्विलेंस पॉड ने घने पेड़ों के पीछे छिपे ठिकानों को स्कैन करना शुरू किया। इस तरफ श्रीनगर के बादामी बाग में आर्मी, पुलिस और इंटेलिजेंस के सेंटर में हर रात डेटा इकट्ठा किया जा रहा था और शिकार का ठिकाना धीरे धीरे पास आ रहा था। वैसे आम तौर पर आतंकी बार बार जगह बदलते रहते हैं, छोटे ब्रेक लेते रहते हैं, इसी वजह से लंबे वक्त तक पकड़े नहीं जाते। लेकिन भाइयों, इस बार हमारी सेना ने उनकी दुनिया को सिकोड़ दिया था। उन्होंने उनके लोगों से संपर्क बंद कर दिए और खाना मिलना भी बंद कर दिया। ऊपर से खराब मौसम और पहाड़ की मार उन पर अलग पड़ी। जैसे जैसे दिन बीते वे थकते गए, टूटते गए। इतना ही नहीं, एक 8 किलोमीटर की लंबी सुरंग जिससे वो एलओसी के उस पार भाग सकते थे, सेना ने उसे भी पानी भरकर डुबो दिया। 26 जुलाई को आर्मी ने फिर से एक और सिग्नल पकड़ा, उसी चाइनीज सैटेलाइट फोन से। बस ये आखिरी बिगुल है, अब ये हराम खोर नहीं बचेंगे। इनके छुपने का एरिया तो हमें पता ही चल गया। 27 जुलाई रात 11 बजे आर्मी की टीमें निकल चुकी थी। हर एग्जिट पॉइंट ब्लॉक कर दिए गए थे, अब कोई भाग नहीं सकता था। 28 जुलाई सुबह 8 बजे
ड्रोन के हीट सेंसिंग कैमरे हरकत में आ चुके थे और पेड़ों के नीचे छुपे आतंकवादियों का एकदम सटीक पता लग चुका था। 9:30 बजे सुबह सेना ने अपनी आखिरी चढ़ाई शुरू कर दी और ऊंचाइयों पर अपना डेरा जमाकर वे उनके अड्डों पर नजर रखने के लिए तैयार हो गए। जंगल की धुंध और कम रोशनी में हमारे कमांडो चुपचाप घास के अंदर रेंगते हुए आतंकियों के अड्डे से बस 10 मीटर की दूरी पर कवर लेकर जम गए। सभी कमांडोज की उंगली ट्रिगर पर जमी हुई थी, सांसें थमी हुई थी। तभी एक कमांडो ने टेंट में झांक कर देखा। नो मूवमेंट सर, सब कुछ एकदम शांत है। बस ये जंगल और गुरिल्ला वॉर में एक जानलेवा गलती होती है दोस्तों, क्योंकि कोई ना कोई तो हमेशा निगरानी में होता है जबकि बाकी आराम करते हैं। लेकिन हफ्तों से भागते छिपते भूखे प्यासे ये आतंकी अब थक हार चुके थे। एक ही मिनट के अंदर कमांडो ने रेडियो में फुसफुसाकर कमांडो पोस्ट में खबर दी और उस घने जंगल की धुंध में जवानों ने हाथों से इशारे किए और बस फिर कुछ ही सेकंड्स में पहली गोली चली। 7 मीटर वाली पोस्ट से 3 में से 2 आतंकवादी वहीं मारे गए। सोते सोते ही हूरों की बाहों के उनको टिकट मिल गए, लेकिन तीसरा आतंकी गोलियों की आवाज से चौंक कर उठ गया और टेंट से लुढ़क कर बाहर आ गया। उसने कवर लिया और फिर लड़ने की ताकत जुटाकर शुरू कर दी सेना की तरफ गोलीबारी, जो करीब आधे घंटे तक चली। मगर वो अकेला था और चारों तरफ से घिर चुका था। अपनी आखिरी कोशिश करते हुए उसने अपनी जान बचाने के लिए वो जैसे ही जंगल की घनी झाड़ियों की ओर भागा, पहाड़ की ऊंचाइयों पर तैनात जवान इसी पल के लिए तैनात थे और उन्होंने उसे वहीं से शूट करके खत्म कर दिया। 12:14 दोपहर में ड्रोन के कैमरों ने ये पुष्टि कर दी कि तीनों निशानों को खल्लास कर दिया गया है। इसके बाद जब हमारे जवान अंदर पहुंचे तो वे हैरान रह गए। ये कोई मामूली छुपने की जगह नहीं थी, ये थी एक मिनी वॉर कैंप जहां उन्हें मिले M4A1 कार्बाइन्स, AK-47 राइफल, 40 mm राइफल ग्रेनेड, चाइनीज अल्ट्रा HF सेटेड रेडियो, हुआवे सैटेलाइट फोन, 2 लोकल आधार कार्ड, PKM मशीन गन का स्पेयर बैरल, 2 किलो RDX, सोलर चार्जर और सूखा राशन। 28 और 29 जुलाई के बीच वाली रात 12 बजे भारतीय सेना के अफसरों ने उनकी अमेरिकन M4 और 2 AK-47 राइफल स्पेशल एयरक्राफ्ट से चंडीगढ़ की फॉरेंसिक लैब को भेजे, जहां पूरी रात चली टेस्ट फायरिंग से ताज़ा गोलियों के कार्ट्रिज निकाले गए और सरकार के मुताबिक उनके बैलिस्टिक एनालिसिस करने पर ये गोलियां पहलगांव हमले में मिली गोलियों से बिल्कुल मैच कर रही थी। और तब ये हुआ खुलासा, तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के टॉप ऑपरेटर निकले। मास्टरमाइंड हाशिम मूसा, एक पुराना पाकिस्तानी SSG कमांडो और उनके साथी जिब्रान और हमजा अफगानी। लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अब भी 3 से 4 संदिग्ध आतंकी बाकी हैं, जिनकी पहचान के लिए बायोमेट्रिक स्कैन और फेस डेटाबेस देखा जा रहा है, जो साले अभी भी जबरवान रेंज की ऊंचाइयों में कहीं छिपे हुए हैं। सबसे अहम बात, अब 3 मोबाइल फोन और 2 लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन डिवाइसेस से डेटा रिकवर हो रहा है और उसी में से 2 पाकिस्तानी NADRA कार्ड्स की फोटो मिली है, यानी कि पाकिस्तान का आधार कार्ड। अब दोस्तों 29 जुलाई को हमारे गृह मंत्री अमित शाह संसद में दहाड़ने लगे, आतंकियों के पास से पाकिस्तानी चॉकलेट्स और वोटर ID मिले हैं। यहाँ इत्तेफाक ये था कि मुठभेड़ उसी दिन हुई जिस दिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी, जिसमें हमारी सरकार पर यह इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये सब सरकार का ही सेटअप है, जिसका कोई सबूत नहीं मिला। और दोस्तों अगर जिनको सरकार की बात नहीं माननी, वे कम से कम सेना की बात तो मान ही सकते हैं। पर इन सब के भी ऊपर यहाँ असली बड़ा सवाल कुछ और ही है कि अगर हाशिम मूसा और उसके साथी जिब्रान सितंबर 2023 में ही भारत में घुस चुके थे और अक्टूबर 2024 में जेड मोहर टनल पर वे अटैक भी कर चुके थे, जिसमें 7 मजदूर मारे गए, तो दोस्तों इन सब से ये तो बिल्कुल साफ है कि इतने लंबे घने जंगल वाले बॉर्डर पर घुसपैठ को पूरी तरह से रोकना तो बेहद ही मुश्किल है। मगर अब लगता है कि जम्मू कश्मीर में दिखी तरक्की से खुश होकर सरकार ने थोड़ी देर के लिए वहाँ से नजरें हटा ली हैं और एक तगड़ा सबक भी सीख रखा है कि ये साला पाकिस्तान कश्मीर पर कभी हार नहीं मानने वाला। बिस्बो की शायरी। दाची गांव में मिले आतंकी नापाक, सेना ने फिर मिट्टी में मिला दी उनकी खाक। ऑपरेशन महादेव ने कर दिया अपना काम, अपने वीर जवानों को बिस्बो करे सलाम।